हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं हमारे लिए क्लास 9th का एक नया लेक्चर, दैट इज ग्रेविटेशन। केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का 3rd चैप्टर है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे केपलर्स लॉ पर। तो बिना देर किए हुए आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आते हैं अपने लेक्चर की स्टार्टिंग पर। तो शुरुआत करेंगे शुरुआत से। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है, न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा के बारे में हमने सुना है कि वो क्या कर रहे थे कि एक बार एक पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सडन क्या होता है कि एक एप्पल आता है, उनके सर पे गिरता है। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। सुना है ना ये स्टोरी, सुनाया गया होगा, बचपन में सबने बताया होगा कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी पर उन्होंने रिसर्च की और फाइनली पाया कि अर्थ में एक ऐसी सुपर पावर है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और उसी पावर को नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहां से। जैसा कि हमने बताया कि ये रहे हमारे न्यूटन बाबा, जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक इस एप्पल को शरारत सूझी और ये गिरा सीधा इनके पेड़ पर, कहाँ गिरा, सॉरी सर पर, कहाँ गिरा, सर पर। और इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आखिर ये जो एप्पल था वो इनके सर पर ही क्यों गिरा। क्यों 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 वो जो एप्पल है ये इनके सर पर ही क्यों गिरा, ये उड़कर ऊपर क्यों नहीं चला गया। देखो देखो देखो, ये उड़कर ऊपर क्यों नहीं चला गया, यही तो दिमाग में क्वेश्चन आया, यही तो दिमाग में क्वेश्चन आया। तो इसी क्वेश्चन पे उन्होंने की रिसर्च, पता चला एक नया सच, और वो सच ये था कि अर्थ इस एप्पल को अपनी ओर खींच रही थी। नॉट ओनली एप्पल, अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है एक सर्टेन फोर्स से, और उस फोर्स का ही नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ध्यान से, यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। न्यूटन सेड, न्यूटन ने कहा दैट एन एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री, कि एक जो एप्पल है वो फॉल्स डाउन, नीचे की ओर गिरता है किसी पेड़ से, बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही है अपनी ओर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। आई होप कि ग्रेविटेशन का ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ गया। यहां तक आपको कोई तकलीफ या कोई समस्या नहीं है। मैं फिर से बताता हूं कि क्या हुआ। न्यूटन ने कहा कि एप्पल जो है वो किसी पेड़ से नीचे की ओर इसलिए गिरता है कि अर्थ जो है वो उस ऑब्जेक्ट पर, उस एप्पल पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। चलिए अब यहां से हम शुरुआत करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन का मानना यह था कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल पर ही नहीं अर्थ फोर्स लगाती है, बल्कि अगर हम बात देखें कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली अर्थ, कोई अर्थ और मून हो गया, अर्थ और सन हो गया, और भी कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे, इस यूनिवर्स के कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। न्यूटन का क्या मानना था कि इस यूनिवर्स में कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और उस अट्रैक्शन फोर्स को भी ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एक तो वो स्वयं हो गया, उसके अतिरिक्त उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब पर वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा विद अ सर्टेन फोर्स, एक सर्टेन फोर्स के साथ में। द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर, उनका मानना था कि वो फोर्स, जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इज कॉल्ड, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ अर्थ अगर हम ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसमें अर्थ शामिल हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए इसके बाद लाइक आप देखिए यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है, ये है हमारी प्यारी सी अर्थ, और ये है उसका सैटेलाइट मून। और ये जो हम शो कर रहे हैं कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और एक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मून और अर्थ दोनों पर ही वर्क कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए
न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब चर्चा हम किस पर करेंगे? न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। तो देखेंगे ध्यान से, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा, क्योंकि इसको तो थोड़ी देर पहले न्यूटन ने पहले ही बता दिया था क्या, कि इस दुनिया में कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमें पहले ही पता था। लेकिन उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये पता चलेगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और कैसे डिफाइन किया गया ये भी मैं आपको बताऊं। तो इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है, ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर। किस पर डिपेंड करेगा? उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर। साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पर। सर दोनों पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा ये भी बताते हैं कि जितना ज्यादा उनका मास होगा, दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ देयर मासेस। मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। मास जितने ज्यादा होंगे ऑब्जेक्ट के, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मास जितना कम होगा, उनके पीछे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर के। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डिस्टेंस जितनी कम लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा लगने वाला फोर्स उतना ही कम। देखो ध्यान से क्या बता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर वन। इस यूनिवर्स की कोई भी जो एक बॉडी है वो हर दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है विद अ सर्टेन फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो फोर्स होगा वो उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम फोर्स को F माने तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। m1 हो जाएगा मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 हो जाएगा मास ऑफ द सेकंड बॉडी। मतलब दोनों बॉडी के मास का जो इनटू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लगने वाले फोर्स के। आगे क्या दिया गया? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। कैसा रहेगा कि अगर 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 ये हमारा फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस जितनी कम लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा, उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा लगने वाला फोर्स उतना ही कम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन है। अगर इनवर्सली रिप्रेजेंट करना होता है तो 1 के अपॉन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, साइन कॉमन रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि हम सीधा सीधा रिलेशन दिखाएंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में साइन सेम होने वाला है लेकिन हम 1 के अपॉन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलिए, आई होप कि यहां तक किसी बालक को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? ये m1 और ये m2, जिसके बीच में हमें पता करना है कि इनके बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी इनके बीच की डिस्टेंस की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से या फिर r से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से या r से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम देखेंगे, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ देयर मासेस। उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो देखो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने साइन लगा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और क्या है? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी m1, मास ऑफ द सेकंड बॉडी m2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए, वेरी गुड। तो रिप्रेजेंट भी यही होने वाला है। देखिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसको माना इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेकर चलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पहले बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या है? ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 1/r में जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? या तो d से या r से। हमने d का ले लिया, r का ले लिया स्क्वायर, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या इसी को हम कह देंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर।
और इसी को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई होप कि अब आप ये डायरेक्टली और इनवर्सली में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर है तो मैं बता देता हूं, साइन दोनों का सेम रहने वाला है। कोई भी डिजिट अगर इसमें आमने सामने लिखे जाते हैं तो सेम साइन के साथ इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करें 1/, से किसे रिप्रेजेंट करें 1/, से, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y², और इसी को आप कह सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y², और इसी को हम कह सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्लियर हो जाएगा? आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली और इनवर्सली के इस रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा ये समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को साथ में लेकर आएंगे, और जब दोनों इक्वेशन को साथ में लेकर आएंगे तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। यही तो मिलेगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो f इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, अब कांस्टेंट ले आएंगे, और यहां पर जो कांस्टेंट आता है दैट इज कैपिटल G m1 m2/r²। अब दिमाग में एक नया क्वेश्चन, सर ये कैपिटल जी क्या, कैपिटल जी क्या, कहां से आ गया? भैया ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया ना, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आया दैट इज कैपिटल जी, और ये जो कैपिटल जी है इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2/r², जिसमें से F हो जाएगा वो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, कैपिटल G हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 हो जाएगा मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, और r² मतलब क्या है कि r हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो देखिएगा पूरा मैं आपके सामने क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², पहले ही पढ़ा था हमने। दूसरी इक्वेशन हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, ठीक है, हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा g, और फॉर्मूला मिलेगा f इज इक्वल्स टू G m1 m2/r²। और रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं, m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, r रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये कंडीशन में रेडियस ऑफ द अर्थ कैसे आया? मान लेते हैं ये कंडीशन तब की है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर है। तो दो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2, लेकिन जो डिस्टेंस है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है और अर्थ की रेडियस r है, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर ही तो हो जाएगी। उस कंडीशन में हम इसको कह देते हैं r को रेडियस ऑफ द अर्थ, और नहीं है अगर d है तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और यहां पर कैपिटल G जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप कि अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपको क्लियर हो गया है। कैपिटल जी की वैल्यू मैं आपको और बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज कैपिटल जी? तो कैपिटल जी क्या है ये तो हम पहले से जान चुके हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या सॉरी कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए सर हम कैसे माने कि कैपिटल जी की वैल्यू यही होती है? हम कैसे माने? देखो वैल्यू तो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, हम आपको प्रूफ कर सकते हैं इसका यूनिट। सर यूनिट प्रूफ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखिए ध्यान से। हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू G m1 m2/r²। यहां से अगर हम कैपिटल G की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा F इंटू r²/m1 m2। अब यहां पे यूनिट रखना शुरू करेंगे। F क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, r क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर मीटर, और r स्क्वायर है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केजी से, तो ये भी केजी। मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इसका यूनिट भी केजी, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। अब इस केजी स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, अदरवाइज यूनिट हमारे सामने है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। आई होप कि अब आप यूनिट निकालना भी सीख गए हैं और अच्छे से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और साथ ही साथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे केपलर्स लॉ पर। चलिए, बढ़िया टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। केपलर ने बेटे 3 लॉ रिप्रेजेंट किए थे। केपलर ने कितने लॉ दिए? 3। जिसमें से पहला लॉ ये था कि ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ये सन के नियर अबाउट चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ, एक बड़े से सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं। ये एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, बहुत बड़ा पाथ है, इलिप्टिकल बोलते हैं इसको, और उसी पर ये सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो हमें पता है द प्लैनेट मूव्स इन elliptical orbit around the sun having the sun as one of the focus। क्या कह सकते हैं, ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स पहले 9 थे अब 8 है। हालांकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये जो हमारा 9वां प्लैनेट था जिसको हमने प्लैनेट की सीरीज से बाहर कर दिया उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बेसिक बात करते हैं कि हमारे ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के नियर अबाउट गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है ना। और सन जो है वो उनकी फोकस पर है और यही है केपलर्स फर्स्ट लॉ। दैट्स इट, क्लियर हो जाएगा। केपलर्स फर्स्ट लॉ बेटा बचपन से पढ़कर आए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। सन जो है वो सेंटर पर है, फोकस पर है, बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ पर सन के चारों ओर घूमते हैं। दैट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। चलिए अब हम चर्चा करते हैं केपलर्स के सेकंड लॉ के। और केपलर के सेकंड लॉ का मानना यह है कि सन जो है वो किसी भी ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिनमें ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सन जो है वो एग्जैक्ट सेंटर पर नहीं, वो एक और थोड़ा सा पास होता है, एक और थोड़ा सा दूर। सन जब पास में होता है तो प्लैनेट्स की स्पीड बढ़ जाती है, सन जब दूर होता है तो प्लैनेट्स की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ये भी याद रखना, सन के अगर पास में है प्लैनेट तो स्पीड ज्यादा होगी, सन से दूर है तो स्पीड कम होगी। और उनका मानना यह था कि अगर इस पूरे इलिप्टिकल पाथ को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दें, जैसे कि हमने ये छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, ठीक है ना। हम मान लेते हैं ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3, ये एरिया A4, ठीक है ना। हमने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अगर ये सारे एरिया इक्वल है, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू A4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी पार्ट में डिवाइड किया हो, तो अगर ये एरिया इक्वल है तो इनको कवर करने में लगने वाला टाइम भी इक्वल होगा। इनको कवर करने में लगने वाला टाइम भी कैसा होगा? इक्वल होगा। दैट मींस जो प्लैनेट्स हैं दे कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसी को हम कहते हैं केपलर्स सेकंड लॉ। तो देखेंगे ध्यान से, क्या होता है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ये सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दे कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यही है केपलर का सेकंड लॉ। आई होप कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये क्या है? एक छोटा सा फॉर्मूला, रिलेशन याद रखिएगा, थर्ड लॉ भी याद हो जाएगा। RQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। इसमें R जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और सिंपल वे में डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट की सन से या हो जाएगा अभी आएगा, और T जो है वो है एक राउंड कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो जो डिस्टेंस का Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम पीरियड के स्क्वायर के, और इसी को कहते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिएगा, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन के उस प्लैनेट से डिस्टेंस हमने कितनी मानी? R, और R का जो क्यूब है दैट मींस RQ कैसा होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। वो प्लैनेट सन का राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रहा होगा, टाइम को माना T, तो T के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RQ। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, ठीक। तो T² को अपॉन में ले आएंगे तो RQ अपॉन T² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप बेटा कि आपको यहां तक सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।